गाइस स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन से। ठीक है गाइस, ध्यान से देखो। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा मींस एमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो गाइस अंडरस्टैंड करो, दिस इज अ न्यूक्लियस, दीज आर द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। अब बच्चों है क्या, सपोजिंग इलेक्ट्रॉन को आपने, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था, तुमने रेडिएशन डाली, इट जम्प्स टू द थर्ड ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, दिस इज एब्जॉर्प्शन गाइस। उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी एंड इट जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? इफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, वी कॉल इट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें जो स्पेक्ट्रम बनता है दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसने एनर्जी ली, रेडिएशन गिरी उसके ऊपर, उसने उस रेडिएशन से एनर्जी ली एंड इट जंप फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। से 1 से 3 जंप कर गया। सिमिलरली दूसरा केस क्या बनता है बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में था एंड इट जंप्स टू लोअर ऑर्बिट, से तुम्हारा थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में चला गया। इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज इट विल एमिट रेडिएशन, रेडिएशन एमिट करेगा वो, एंड दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? When an electron absorbs radiation and jumps from lower to higher orbit, the spectrum absorbed is absorption spectrum. Okay? And when the electron jumps from higher to lower orbit, it emits radiation and it is known as emission spectrum. Okay guys, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो गाइस, बोलो। ठीक है, अब आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम पे बच्चों। लेट अस कम टू एमिशन स्पेक्ट्रम विच इज इंपॉर्टेंट। एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब बेसिकली क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप कर रहा है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से डायरेक्टली 1 पे जंप कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, देन द स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज हायर से डायरेक्टली किस पे जंप कर रहा है, 1 पे, वी कॉल इट लाइमन सीरीज। इट माइट बी 2 to 1, इट माइट बी 3 to 1, इट माइट बी इंफिनिटी टू 1। अब बच्चे कहेंगे सर इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब है वेरी फार अवे से इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग टू द फर्स्ट ऑर्बिट। समझ गए गाइस? सिमिलरली हायर ऑर्बिट से 2 पे जंप करना, दिस इज नोन एज बाल्मर सीरीज। अब आते हैं थर्ड पे, हायर से जंप कर रहा है थर्ड ऑर्बिट पे, तो इट इज नोन एज पाश्चन सीरीज। हायर से जंप कर रहा है फोर्थ ऑर्बिट पे, ब्रैकेट सीरीज। हायर से जंप कर रहा है 5 पे, इट इज नोन एज फुन सीरीज। और बाई चांस हायर से जंप कर रहा है 6 पे, वी कॉल इट हम्फ्री सीरीज। नो नीड टू लर्न द नेम, आई डोंट थिंक इट इज एवर रिक्वायर्ड। ठीक है गाइस, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, जस्ट क्यूरियोसिटी सेक के लिए, 2 to 3 कौन सा स्पेक्ट्रम होगा बच्चों? आई मीन विल इट बी अ, लेट अस से, क्या ये बाल्मर सीरीज है या पाश्चन सीरीज है? बचाओ बच्चों। अगर 2 से, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अगर कोई सीरीज या लाइन यूज कर रहा है, फुन में तुम्हारी सीरीज या लेट अस से लाइन टर्म, ठीक है ना गाइस, तो दैट इज योर एमिशन स्पेक्ट्रम, हायर टू लोअर। 2 to 3 इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? अब हम आते हैं हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम पे। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, समथिंग विच इज स्पेसिफिक ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, समथिंग स्पेसिफिक ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। गाइस इसमें लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में ऑब्वियसली बात है देयर विल बी लॉट ऑफ वेवलेंथ पॉसिबल, 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, infinity to 1. So there are lot of wavelength which are possible, मतलब कई वेवलेंथ की रेडिएशन निकल सकती है डिपेंडिंग अपॉन कहां से 1 पे जंप कर रहा है। तो देखा क्या क्या बच्चों, लाइमन सीरीज की सारी रेडिएशंस दे लाई इन यूवी रीजन। यूवी रीजन का मतलब है वेवलेंथ लेस देन 3800 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब आते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज क्या हो गया, हायर से 2, इट माइट बी 3 to 2, 4 to 2, इंफिनिटी टू 2। देखा गया उसकी सारी वेवलेंथ
जो हैं, जितनी भी रेडिएशन हैं, दे लाइन विजिबल रीजन, दे लाइन विजिबल रीजन। जो भी वेवलेंथ एमिट होगी, जिस भी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होगी, that radiation will be lying in visible region, that is lambda between 3800 angstrom to 7600 angstrom. Clear or not guys? Clear है यहां तक? And now rest all का मतलब क्या है? Your Paschen series, bracket fund, all of them will lie in infrared region. इंफ्रारेड रीजन का मतलब क्या हो गया बच्चों? वेवलेंथ ग्रेटर देन 7600 एंगस्ट्रॉम। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक गाइस? आई डोंट थिंक कोई डाउट आना चाहिए। अब हमने कहा सपोजिंग इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, तो इट विल एमिट रेडिएशन। तो व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन? हम बात कर रहे हैं ना गाइस कि पाशन सीरीज की या ब्रैकेट की या फुंड की, दे आर लाइंग इन इंफ्रारेड रीजन, या बाल्मर इज लाइंग इन विजिबल रीजन, या लाइमन इज लाइंग इन यूवी रीजन। तो वेवलेंथ क्या होगी रेडिएशन की? वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, उसके लिए we have got a formula that you have got to learn. 1 by wavelength is equal to r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. That is a formula that we have got. R is a constant, Rydberg constant. R is a constant, उसकी value fixed है, Rydberg constant. ठीक है guys, this is a constant. इस constant की value क्या है बच्चों? It is 1.097 into 10 raised to power 7 मीटर इनवर्स। मतलब अगर तुम ये वैल्यू यूज कर रहे हो आर की, तो वेवलेंथ तुम्हारी किसमें निकलेगी बच्चों? मीटर में। क्लियर और नॉट गाइस? अब कई बार लोग अदर वैल्यू भी दे देते हैं, क्या? 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। गैस पहली चीज, अगर सेंटीमीटर इनवर्स है तो तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज यू आर यूज्ड टू दिस वैल्यू। ऊपर से गाइस दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू 1.097 into 10 raised to power 7। तो आइडिया क्या है, अगर ये वैल्यू दे भी रखी है, प्लीज डोंट यूज इट, यूज द वैल्यू दैट आई हैव रिटन इन ब्रैकेट गाइस, डोंट यूज द अदर वैल्यू। ठीक है गाइस? नाउ z over here is the atomic number and n1 is less than n2. n1 and n2 are the energy states या energy levels या orbits। सिंपल भाषा में बोला जाए तो एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल, या सिंपल टर्म में बोला जाए तो ऑर्बिट्स। हम कहेंगे n1 विल बी द स्मॉलर ऑर्बिट, n2 विल बी द हायर ऑर्बिट। से तुम्हारा 3 से 1 जा रहा है तो दिस विल बी 3, दिस विल बी 1। अगर तुम्हारा 2 से 1 जा रहा है तो दिस विल बी 2, दिस विल बी 1। क्लियर और नॉट गाइस? एक और काम की चीज बच्चों, हमने कहा यार ये फॉर्मूला वाज फॉर एमिटेड रेडिएशन। बच्चों एक चीज तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 2 जा रहा है तो जो भी वेवलेंथ वो एमिट कर रहा है, जिस भी वेवलेंथ की रेडिएशन वो एमिट कर रहा है, अगर वो 2 से 3 जाएगा, वो सेम वेवलेंथ की रेडिएशन ही क्या करेगा? एब्जॉर्ब। मतलब जब 3 से 2 जाके उसने जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिट करी, 2 से 3 जाने के लिए उसी वेवलेंथ का फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। गुड। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा ना केवल एमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ निकालने का काम आता है, एब्जॉर्ब रेडिएशन की वेवलेंथ निकालने के भी काम आएगा। अगर 2 से 3 जा रहा है, या लेट अस से 4 से 5 जा रहा है, या 4 से 6 जा रहा है, n1 को 4 लो, n2 को 6 लो, यू विल गेट द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्ब रेडिएशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस? बताओ। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट ही बता रहा हूं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस फॉर्मूला इज फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। इट इज फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ओनली। जैसे हाइड्रोजन, अगर He ले रहे हो तो He के लिए वर्क नहीं करेगा, He प्लस के लिए वर्क करेगा, बिकॉज नाउ इट हैज गॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन। Li2 प्लस लो। हाँ बेटा। सर बस जरा स्क्रॉल कर दो, एक चीज लिखनी है। ओके, दिस इज व्हाट यू विल गेट गाइस। यस सर, हो गया। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए इट वर्क्स। ओके,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा बच्चों, ये चीज शायद मैंने बताई थी कि ये जो तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रम है, दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम, हाँ या ना? दिस एमिशन स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम। सारी वेवलेंथ की रेडिएशन नहीं मिलेंगी, कुछ सेट बेसिकली वेवलेंथ की रेडिएशन विल बी ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एमिशन स्पेक्ट्रम या तुम्हारा इन दिस केस योर बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रम इज अ line spectrum या discontinuous spectrum. Only certain particular wavelength की radiations are found in the spectrum बच्चों। अब आते हैं बोर बंदे ने क्या क्या कहा, बोर की postulates। Although questions rare होते हैं but still they are asked. Which of the following is not one of the Bohr postulates? इस तरीके से आ सकता है। उस बंदे ने क्या कहा, बोर ने, कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, किसी भी ऑर्बिट में घूमना नहीं शुरू कर देंगे। दे रिवॉल्व इन फिक्स्ड पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स या एनर्जी स्टेट्स। दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स या एनर्जी स्टेट्स। ओके, या स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी इन द सेंस कि इनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज फिक्स्ड, एनर्जी इट डज नॉट लूज एनर्जी। ओके, इन दीज एनर्जी स्टेट्स इट डज नॉट लूज एनर्जी। दूसरा उसने क्या कहा, इन ऑर्बिट्स के अंदर, इन दीज ऑर्बिट्स, एंगुलर मोमेंटम, लिख देता हूं, इन दीज ऑर्बिट्स एनर्जी एंगुलर मोमेंटम of electron is integral multiple of h by 2 pi, h here being the Planck's constant guys। मतलब समझो, एंगुलर मोमेंटम विच इज mvr, अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रॉन का इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो इट विल गिवन बाय 1h by 2 pi in first orbit। second orbit के लिए angular momentum will be 2h by 2 pi। third orbit के लिए it will be 3h by 2 pi। basically it will be an integral multiple of h by 2 pi where n is the orbit जिसमें वो घूम रहा है, first orbit, second orbit, third orbit, या n is the energy state, first energy state, second energy state, third energy state। समझे या नहीं समझे गाइस? और इसी को लिखने का तरीका कि इट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, we can also say angular momentum is quantized। angular momentum of electron is quantized। ओके गाइस, समझ में आया या नहीं आया बच्चों? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब एक तरीके से इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, हर एक ऑर्बिट के लिए इट इज क्वांटाइज्ड, फिक्स्ड वैल्यू है इसकी फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब उसने एक और चीज कही जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स में है, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है ना बच्चों? लेकिन ट्रांजिशन के केस में लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, इन दैट केस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? इलेक्ट्रॉन डज नॉट radiate energy in these energy levels, in these energy levels, but in case of transition, transition का मतलब है एक से दूसरी पोजीशन में जाना, we can say photons। photons का मतलब है एक तरीके से हम कहेंगे रेडिएशन याद करें, photons are absorbed और emitted depending upon higher to lower जा रहा है या lower to higher जा रहा है। ओके गाइस, ठीक है ना बच्चों? और एक और चीज हम कह सकते हैं कि जो भी एनर्जी डिफरेंस है, से सेकंड, फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा है, तो एनर्जी ऑफ 2 माइनस एनर्जी ऑफ 1 विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड। 1 से 2 जा रहा है तो दिस विल बी एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब,
2 से 1 जा रहा है, दिस विल बी एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? 1 से 2 गया तो दिस इज गिविंग अस एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, और अगर 2 से 1 जा रहा है दिस इज गिविंग अस एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड। हाँ या ना? सो वी कैन राइट इट डाउन एज n2 से अगर n1 जा रहा है या n1 से n2 जा रहा है, डजंट मैटर, n2 मैं हायर वाली की वैल्यू ले रहा हूं, n2 स्मॉलर, n1 स्मॉलर, n2 ग्रेटर देन n1। अब अगर वो तुम्हारा 2 से 1 जा रहा है, n2 से n1 जा रहा है या n1 से n2 जा रहा है, इट डजंट मैटर, हम कहेंगे n2 इज द हायर वन, n1 इज द स्मॉलर वन, इट विल बी इक्वल टू hc by lambda। ओके गाइस, यहां तक समझ आया नहीं आया बच्चों? गाइस n2 इज हायर, n1 इज स्मॉलर। अब वो चाहे बेसिकली 2 से 1 जाए या 1 से 2 जाए, बेसिकली एनर्जी ऑफ 2 माइनस एनर्जी ऑफ 1 विल बी इक्वल टू hc by lambda। हाँ या ना बच्चों? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर? बोलो Yes. गाइस। ओके, अब बच्चों सम फॉर्मूले में तुम्हें वैल्यूज याद करो या ना करो, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज पूरा एक्सप्रेशन याद करो या ना करो, यू नीड द रिलेशन बिटवीन z एंड n। जो भी मैं फॉर्मूले करवाऊंगा उनमें z और n का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, रिलेशन फॉर्मूला, बेसिकली फॉर्मूले इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। हम कहेंगे ये हमारा ऑर्बिट्स आ गए, दीज आर अवर ऑर्बिट्स। ओके, हम क्या कहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहे हैं, इट इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। हाँ है ना बच्चों? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी रिटन एज क्या बच्चों, k q1 q2 by r स्क्वायर। हाँ है ना? राइट गाइस। अब बच्चों हमारा एक तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरफ क्या है, न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर तुम E मानते हो, E is the charge on electron, then what is the charge on nucleus, provided Z is the atomic number guys। Can we say atomic number basically tells us the number of protons, so total charge on nucleus will be Ze। हाँ या ना? Z into charge on electron, Z were the number of protons and proton has the same charge as electron। हाँ या ना बच्चों? This is the charge on electron and Z is the charge on nucleus। Clear or not guys? बताओ भाई बच्चों। Yes, इसी sir. राइट, तो फोर्स क्या आ जाएगा, इट विल बी k ZE into E which is ZE square by R square। क्लियर और नॉट गाइस? यहां तक समझ गए बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो गाइस। No, अब sir. हमें एक और चीज पता है, पहली चीज ये फोर्स जो है दिस कैन बी रिटन एज mv square by R, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ है ना बच्चों? So we have got one formula, this is one formula। Another formula that we know is angular momentum is equal to nh by 2 pi, where n is the orbit that we are talking about। इन दोनों फॉर्मुलों से 1 and 2 से we can find out the formula for radius of orbit in which the electron is revolving and velocity of the electron with which it is moving। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यहाँ पे r क्या था, डिस्टेंस बिटवीन your electron and the nucleus, basically r is the radius of the orbit। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? बताओ मुझे। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों से we can find out velocity and radius as a function of z and n। तो velocity का फॉर्मूला निकल के आता है 2 pi k z square by nh, एंड सिमिलरली रेडियस का फॉर्मूला निकल के आता है तुम्हारा, रेडियस का एक गंदा फॉर्मूला निकल के आता है गाइस, प्रीटी बैड, which is n square h square by 4 pi square k m e square z। बच्चे कहेंगे सर इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला याद करना है? नहीं, यू जस्ट नीड टू सी द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड z एंड n। तुम रियलाइज करोगे ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, ठीक है ना बच्चों? k is a constant, e charge on electron is constant, h is a constant। जब तुम सारी वैल्यूज डाल दोगे इसमें तो गाइस तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू 2.18 into 10 raised to power 6 z by n गाइस। ये z है बच्चों, 2 नहीं है, z by n मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इसका भी फॉर्मूला सिंपल सा बन के आता है 0.529
n square by z angstrom. ओके बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है या नहीं? आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर टू यू. अब बच्चों फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा? फोर्स इन टर्म्स ऑफ z एंड n. हम कहेंगे भाई तुम्हारे पास यहां पे z आ रहा था और r क्या है गाइस? r को तुम लिख सकते हो या नहीं? n स्क्वायर बाय z बच्चों, हाँ या ना? गाइस क्लियर है या नहीं? इसको मैं फिर से लिखता हूं, बेटर रहेगा. फोर्स क्या था? k z e स्क्वायर बाय r स्क्वायर, हाँ या ना? अब r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, तो हम क्या कहेंगे? तुम्हारा ये बन जाएगा z बाय n स्क्वायर बाय z का होल स्क्वायर गाइस. तो ये क्या बन गया हमारा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z क्यूब बाय n रेज़ टू पावर 4, हाँ या ना? बताओ बच्चों. ये आ जाते हैं, मतलब मैं ही बताना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हें ये ना भी पता होता, बट फ्रॉम दिस एंड दिस यू शुड हैव बीन एबल टू गिव द आंसर. अगर मैंने ये चीज ना बताई होती तब भी, हाँ या ना? इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं गाइस कि हाउ फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन z एंड n. किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? बोलो गाइस. आई डोंट थिंक कोई डाउट आना चाहिए. अब आते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. हम कहेंगे क्या फॉर्मूला है गाइस? एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब यहां पे मैं तुम्हें एक फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा हूं, यू डोंट नीड टू लर्न इट. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? k q1 q2 आया, q आया ze q1, q2 आया माइनस e बाय r. अगर तुम देखोगे हाफ mv स्क्वायर इज नथिंग बट k z स्क्वायर बाय 2r. इसकी वैल्यू क्या आती है? k z स्क्वायर बाय 2r, और ये बन गया माइनस k z स्क्वायर बाय r. तुम रियलाइज करोगे इट बिकम्स नथिंग बट माइनस k z स्क्वायर बाय 2r. दैट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. तुम देखोगे यार ये तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ है, सॉरी नेगेटिव है, हाँ है ना बच्चों? टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना गाइस? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? दिस इज फैक्ट टू लर्न गाइस. यू डोंट लर्न दिस फैक्ट, यू डोंट सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट गाइस? बोलो भाई. बच्चों हमने कहा ये फॉर्मूला है इसका. अब गाइस पहली चीज, जो टोटल एनर्जी है वो z और n पे कैसे डिपेंड करेगी? हम कहेंगे, ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी वाज माइनस k z e स्क्वायर बाय 2r. यार इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. r की जगह हम क्या लिख सकते हैं? n स्क्वायर बाय z. तुम रियलाइज करोगी जो तुम्हारी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज नथिंग बट z स्क्वायर बाय n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल. तुमने फॉर्मूला करा हुआ है, अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके गाइस, तो लेट अस हैव अ लुक एट द फॉर्मूला. ये हमारा था z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. जब तुम देखोगे यहाँ पे k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, r को जब तुम लिखोगे 0.529 n स्क्वायर बाय z, तुम रियलाइज करोगे वैल्यू पुट करने पे टोटल एनर्जी या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या आती है? इट इज नथिंग बट माइनस 2.18 into 10 raised to the power minus 18 z square by n square joule per atom. Okay guys, this is the energy of electron in nth orbit in joules. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यही चीज निकालोगे, you will divide by charge on electron. अगर तुम निकालते हो तो ये वैल्यू कितनी आती है बच्चों? दिस वैल्यू कम्स आउट इक्वल टू माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. पर एटम हम देख रहे हैं गाइस कि बेसिकली ये हमारी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन nth ऑर्बिट. क्लियर गाइस? अब अगर हम एक मोल एटम्स ले रहे हैं, एक मोल एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं इन nth ऑर्बिट, तो व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी गाइस? हम कहेंगे यार एक काम करते हैं, ये जो जूल में था ना, लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय Na, हाँ या ना?
गाइस अगर हम एक मोल एटम्स की बात करें, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय Na, द वैल्यू दैट यू गेट इज -1312 किलो जूल, सॉरी z स्क्वायर बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। समझ में आया नहीं आया गाइस? बच्चों यहां तक किसी बच्चों को डाउट? विल बी किलो जूल पर मोल। फाइन। अब गाइस यहां पे मैं एक चीज और बता दूं, जैसे हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट था, हाँ या नहीं था बच्चों? रेडबर्ग कांस्टेंट था 1.097 इंटू 10⁻⁷ सिमिलरली ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग एनर्जी। रेडबर्ग एनर्जी denoted by RH. Okay guys, clear है यहाँ तक? That was Rydberg constant. This is your Rydberg energy. It is also a Rydberg constant only. यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? अब गाइस पहली चीज, ये जो नेगेटिव है, व्हाट डज नेगेटिव इंडिकेट? हम कहेंगे भाई नेगेटिव का मतलब है, ऐसे समझो, हमने एक चीज पता चल गई कि तुम्हारा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। गाइस अगर तुम इस पे ध्यान से देखो तो n इक्वल टू 1 के लिए दिस वैल्यू विल बी हाईली नेगेटिव, n इक्वल टू 2 के लिए दिस वैल्यू विल बी लेस नेगेटिव, n इक्वल टू 3 के लिए दिस वैल्यू विल बी इवन लेस नेगेटिव। मतलब ये वैल्यू कम नेगेटिव होती जाएगी एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n। कम नेगेटिव का मतलब है एक तरीके से एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? एज वी आर मूविंग आउटवर्ड द एनर्जी इज इंक्रीजिंग। बेसिकली यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव थी, यहाँ पे कम नेगेटिव है, यहाँ पे और कम नेगेटिव है। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? द वैल्यू इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव। हम कहेंगे व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनफिनिटीएस ऑर्बिट। एक काम करो, एन की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो। एन की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दोगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनफिनिटीएस ऑर्बिट विल बी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, हाँ या ना? एन की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो वैल्यू क्या है, किसको अप्रोच करनी होगी? जीरो को। ये चीज समझ में आई या नहीं आई गाइस? बताओ मुझे बच्चों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? कम ऑन टेल मी। Yes, sir. राइट, तो एनर्जी विल बी टेंडिंग टू जीरो इन इन्फिनिटीएस ऑर्बिट। तो हमारा, और हम कहते हैं इन्फिनिटीएस ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी? बेसिकली जीरो ही मान लो, ठीक है ना? इट इज टेंडिंग टू जीरो या इट इज जीरो। गाइस इसको तुम ऐसे भी देख सकते थे कि जो तुम्हारी टोटल एनर्जी है दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो की हो जाएगी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे, देयर विल बी नो अट्रैक्शन। नो अट्रैक्शन तुम फॉर्मूले से भी देख सकते हो, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे तुम्हारा माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर, यही था ना बच्चों हमारा? माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वैल्यू जीरो पहुंच जाएगी, ठीक है ना गाइस? और ऐसे ही लेट अस हैव अ लुक एट द काइनेटिक एनर्जी। तुम देखोगे गाइस, जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी थी, यहां से देखो या हाफ एम वी स्क्वायर से देख लो। हाफ एम वी स्क्वायर से इट इज इजियर टू सी। हाफ एम वी स्क्वायर से अगर तुम देखो तो तुम्हारा क्या आता है? योर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब तुम n बढ़ाओगे, वेलोसिटी या स्पीड तुम्हारी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना? जितना दूर जाते आ रहे हो तुम न्यूक्लियस से, स्पीड क्या होती जा रही है गाइस? कम होती जा रही है। तो हम कहेंगे इन्फिनिटीएस ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है दैट विल टेंड टू जीरो। वेलोसिटी अगर टेंडिंग टू जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी जीरो। मतलब टोटल एनर्जी इन द सेंस कि तुम्हारी काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल दोनों ही तुम्हारी जीरो हो जाएंगी एज वी मूव एट इन्फिनिटी डिस्टेंस अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट गाइस? बताओ बच्चों, क्लियर है या नहीं ये चीज गाइस? ओके, अब आते हैं, हमने एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, क्या था बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना गाइस? पर एटम ऑब्वियसली। हम क्या कहेंगे? लेट अस फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 से लेके 6 ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम के लिए वैल्यूज निकालेंगे गाइस, और ये रट लेंगे। रटेंगे क्यों? क्योंकि गाइस इससे हमारी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इफ यू लर्न दिस वैल्यू, ठीक है बच्चों? तो वी आर गोइंग टू लर्न दिस वैल्यूज सो गुड कि अगर हमारे एग्जाम में आता है वी कैन डायरेक्टली यूज दिस वैल्यूज टू गेट आंसर, ठीक है?
तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम हम निकाल लें। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पे z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। n की वैल्यू 1 डालोगे, वैल्यू विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट के लिए कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 2 डाल दो तो -13.6 by 4 विच इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट के लिए जाते हैं, इट विल बी व्हाट, अगर तुम 9 से डिवाइड कर दो, बेसिकली 3 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ पे चलते हैं गाइस। बच्चे कहेंगे सर ये वैल्यू क्यों याद करनी है, मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा ना यू विल रियलाइज। -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ के लिए इट विल बी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिक्स के लिए इट विल बी -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके गाइस, ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों, अब आते हैं फॉर्मूले पे। कुछ फॉर्मूले और फॉर्मूले पहले काम करते हैं जो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला सीखा हुआ है, 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। जब हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो यहां पे भी एक वैल्यू याद कर लो गाइस, ये 1 बाय वेवलेंथ को, पहली चीज 1 बाय वेवलेंथ को वेव नंबर भी बोला जाता है। वेव नंबर क्या हो गया, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये फॉर्मूला किस चीज का है, 1 बाय लैम्डा इज आल्सो रिटन एज वेव नंबर। एनीवे, अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है गाइस, डू यू रियलाइज कि हमें आर का बेसिकली 1 बाय आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाँ है ना बच्चों। अगर हमें वेवलेंथ चाहिए तो विल हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ 1 बाय आर, हाँ या ना। तो डोंट यू थिंक इट इज बेटर कि अगर हम 1 बाय आर की वैल्यू रख लें, 1 बाय आर इज इक्वल टू 911.5 एंगस्ट्रॉम। ओके गाइस, ठीक है ना बच्चों। एंगस्ट्रॉम में इसकी वैल्यू आती है, मतलब एंगस्ट्रॉम में हमने वैल्यू निकाली है। ऐसे समझो, हम 1 बाय आर को लिखेंगे 1.097 इंटू 10⁻⁷। लेकिन गाइस इससे जो हमारा आंसर आना था वो मीटर में आना था, हमें एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो विल मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय आर दैट वी आर टेकिंग, 911.5 angstrom. This is some value that is going to help us a lot in solving the question. तो ये वाली वैल्यू भी तुम याद करोगे, ठीक है ना बच्चों। अब गाइस सबसे पहली चीज तुम्हारी, गाइस देखो इतना अभी तक किसी को बच्चे को डाउट है यहां तक अभी, बताओ बच्चों। ओके फाइन। अब गाइस सबसे पहली चीज तुम्हारा, लेट अस टॉक अबाउट सीरीज। हमने क्या कहा था, सीरीज में भी डिस्कस लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। गाइस अब बाल्मर सीरीज में कहां से कहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो वी हैव गॉट अ टर्म, नोटेशन है हमारे पास, वी हैव गॉट अ नोटेशन दैट वी हैव गॉट टू लर्न। क्या नोटेशन गाइस, अगर हमारा फर्स्ट लाइन की बात करते हैं तो फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन का मतलब होता है n+1 से n पे जाना। सेकंड लाइन का मतलब या बीटा लाइन का मतलब क्या है, सेकंड लाइन या बीटा लाइन का मतलब है n+2 से n पे जाना। गामा लाइन या थर्ड लाइन का मतलब है n+3 से n पे जाना। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा अल्फा लाइन इन लाइमन सीरीज, अल्फा लाइन इन लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब समझ रहे हो, इट इज गोइंग टू 1, और अगर ये 1 पे जा रहा है तो लाइमन, हमें n की वैल्यू पता चल गई 1 पे जा रहा है, तो लाइमन सीरीज में अल्फा लाइन का मतलब क्या हो गया, 2 से 1 पे जाना। समझ में आया नहीं आया गाइस, इट बेसिकली मींस 2 से 1 पे जाना। बीटा लाइन इन बाल्मर सीरीज क्या होगा बच्चों, बीटा लाइन इन बाल्मर सीरीज, इट इज बेसिकली गोइंग टू बी, बाल्मर सीरीज का मतलब है 2 पे जाना, बीटा का मतलब है n+2 से n पे जाना, मतलब 4 से 2 पे जाना। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट गाइस, क्लियर हुआ नहीं हुआ? आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर। अब गाइस एक और चीज, अनदर टर्म दैट यू शुड नो, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर अ इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ग्राउंड स्टेट क्या होगी, ग्राउंड स्टेट विल बी n = 1 फॉर
सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, क्योंकि हमें पता है भाई तुम्हारा फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हमें पता है इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में लोएस्ट एनर्जी होती है, तो दैट इज द ग्राउंड स्टेट या मोस्ट स्टेबल स्टेट का है। यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर है? यस अब आते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है योर n इक्वल टू 2, क्योंकि ग्राउंड स्टेट अगर n इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इक्वल टू 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? n इक्वल टू 3। यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इक्वल टू 3, ठीक है ना? सेकेंड स्टेट का मतलब हो जाएगा n इक्वल टू 2, इट इज गोइंग टू द सेकेंड योर एनर्जी स्टेट, तो उसका मतलब होता है n इक्वल टू 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इक्वल टू 3 बच्चों। यहां तक कोई डाउट गाइस? क्लियर है? गुड। अब बच्चों अगर हमें निकालना है से एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे वो जंप कर गया, एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट पे जंप कर गया, तो हम क्या कहेंगे? व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन एब्सॉर्ब्ड या एमिटेड? कैन वी से इट विल बी hc by lambda will be equal to energy of n2 state minus energy of n1 state? हाँ या ना? where n2 is greater than n1, we don't care कि तुम्हारा वो 2 से 3 पे जा रहा है या 3 से 2 पे जा रहा है, हम हमेशा एनर्जी ऑफ 3 माइनस एनर्जी ऑफ 2 लेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो बच्चों यहां से हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? hc by lambda will be equal to 2.18 into 10 is the power minus 18। गाइस इस फॉर्मूले को मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं सीधा 1 by n1 square minus 1 by n2 square, दैट इज व्हाट यू विल गेट। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यू रियलाइज यही टर्म बनती है। एनर्जी ऑफ फोटोन when the electron goes from n1 to n2, या let us say n2 to n1, as long as n2 is greater than n1, this is the formula that you get। जो एनर्जी डिफरेंस है between the two states, that is equal to energy of photon का है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये फॉर्मूले को अगर तुम सिंप्लीफाई करो, hc तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यहां पे ले जाओ तो तुम रियलाइज करोगे ये वही फॉर्मूला बन जाएगा 1 by lambda will be equal to r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। मतलब ये फॉर्मूला बेसिकली वही है जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था। 1 by lambda is equal to 1.097 into 10 to the power 7, which is basically your r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। ये वही फॉर्मूला है, नो बिग डिफरेंस गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस अगर हम h से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। तो बच्चों इस फॉर्मूले को ज्यादातर हम यूज नहीं करते, वी यूज दिस, क्योंकि इसमें तुम्हारे को hc की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। अगर वेवलेंथ ही निकालनी है, प्लीज यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्सॉर्ब, या वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड या एब्सॉर्ब। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर गाइस? आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम इसके लिए एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं। हम कहेंगे यार दिस वाज एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस वाज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। हियर एनर्जी ऑफ फोटोन को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं क्या आएगा? 1242 बाय लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे किस में होना चाहिए बच्चों? नैनोमीटर में। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 13.6 z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? गाइस ये बताओ मुझे बच्चों, बोलो हाँ या ना। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने एनर्जी डिफरेंस लिया किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर और नॉट गाइस? बताओ भाई बच्चों, बोलो कुछ कि हाँ सर समझ में आ गया। आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। पहली चीज गाइस, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द एटम। आयोनाइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे फेंक देना। इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे फेंक देना। ग्राउंड स्टेट हमें पता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होता है? n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी पे फेंकना, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों क्लियर है गाइस यहां तक? तो हम क्या कहेंगे?
इसमें अगर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देंगे, तो हम क्या करेंगे 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर होता है। हम कहेंगे यहाँ पे n1 1 है, n2 इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब ये टर्म तो कट ही गया, n1 1 है तो ये भी हट गया, मतलब दिस विल बिकम जस्ट 1। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज एक्चुअली 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए तो गाइस समझ में आया या नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर है? अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर चाहिए तो मैं सीधा rather than going into the detailed explanation I would say it is nothing but 13.6 z square volt। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है। ओके गाइस, 13.6 z square volt, that is your ionization potential। ये बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज द पोटेंशियल जो कि अप्लाई करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए एटम से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अ फैक्ट दैट यू लर्न। अब बच्चों एक और चीज, गाइस बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आज की क्लास में। व्हाट इज सीरीज लिमिट? व्हाट इज सीरीज लिमिट गाइस? सीरीज लिमिट क्या होता है? सीरीज लिमिट बच्चों निकलता है, किस चीज के लिए निकलता है? फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज। हर एक सीरीज के लिए सीरीज लिमिट अलग होता है, ठीक है ना? तो सीरीज लिमिट होता क्या है? सपोजिंग हम निकालते हैं लाइमन सीरीज के लिए। लाइमन सीरीज के लिए सीरीज लिमिट इज बेसिकली इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन जो तुम्हारी एमिट होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इट इज द मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन जो कि तुम्हारी एमिट हो सकती है इन अ पर्टिकुलर सीरीज। हम कहेंगे गाइस ऐसे समझो, let me before this let me write down a let me show you a diagram जो कि तुम्हारे को थोड़ा हेल्प करे। guys this was the energy of first orbit, this is the energy of second orbit। तुम रियलाइज करोगे फर्स्ट की 13.6 था नेगेटिव में, सेकंड का -3.4 था, थर्ड का कितना था -1.5 है, फोर्थ का कितना था -0.85, फिफ्थ का कितना था -0.54। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डू यू रियलाइज गाइस कि तुम्हारा एनर्जी गैप, ये एक और काम की चीज है जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, एनर्जी गैप तुम्हारा डिक्रीज होता जाता है बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस डायग्राम इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो अप। गाइस ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइस क्लियर है यहां तक? अब बिफोर वी गो ऑन टू सीरीज लिमिट, लाइमन सीरीज में जो मैंने अभी बोला है उसको समझने से पहले एक और चीज देख लेते हैं। मैं सीरीज लिमिट को उड़ा ही देता हूं। बच्चों तुम्हारे पास अगर कोई पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज, से हम मान के चल रहे हैं लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन पॉसिबल फॉर लाइमन सीरीज, तो हम क्या कहेंगे गाइस? मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन मतलब एक तरीके से जो तुम्हारे एनर्जी लेवल्स हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप सबसे ज्यादा होना चाहिए। हाँ है ना बच्चों? ऐसे समझो अगर लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूद रहा है तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इतने एनर्जी डिफरेंस का फोटोन एमिट होगा। हमें चाहिए मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन शुड बी एमिटेड, तो एक काम करो इंफिनिटी से 1 पे कूदा दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट विल रिजल्ट इन मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। हाँ या ना बच्चों? तो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन कौन सी होगी लाइमन सीरीज के लिए? व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इंफिनिटी टू 1। हाँ या ना गाइस बताओ? और मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन के बजाय हम ये भी कह सकते थे मिनिमम वेवलेंथ रेडिएशन। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब यही होता है मैक्सिमम एनर्जी, सिंस एनर्जी कैन बी रिटन एज hc बाय लैम्डा। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम एनर्जी। समझे नहीं समझे गाइस? बच्चों ये चीज क्लियर है या नहीं? बोलो मुझे, समझाओ। यस। राइट, Yes. मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन which is possible for Lyman series, it corresponds to the transition infinity to 1। ओके, अब गाइस मुझे एक चीज बताओ, मिनिमम एनर्जी रेडिएशन कौन सी होगी?
for Lyman series. 2 to 1. Right. For Lyman series will correspond to 2 to 1. हाँ या ना? Good. 2 to 1 guys. बाल्मर सीरीज के लिए मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन क्या होगी? इन्फिनिटी टू 2. मिनिमम एनर्जी रेडिएशन फॉर बाल्मर सीरीज क्या होगी? 3 to 2. हाँ या ना बच्चों? क्लियर Yes, है? sir. गुड. अब गाइस मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन को ही हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सीरीज लिमिट. ओके गाइस, ऑल्सो नोन एज सीरीज लिमिट. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो गाइस. No, sir. Clear. क्लियर? दैट्स नाइस. ओके, अब बच्चों लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? ये हमारा पार्ट खत्म हो गया. जो भी हमें एनर्जी के बारे में बात करनी थी वी हैव डिस्कस्ड. फॉर्मूले वी हैव सीन. ठीक है ना बच्चों? गाइस ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. यू हैव गॉट टू लर्न दिस फॉर्मूले सो दैट वी कैन डू द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास. अब आते हैं नेक्स्ट पे गाइस. नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम number of lines that can be observed for electron when it jumps from N2 to N1 state. Jumps from N2 to N1 state. हम क्या कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे इसके लिए फॉर्मूला इज लेट N2 माइनस N1 बी डेल्टा N. तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस के लिए फॉर्मूला होता है लाइंस दैट आर पॉसिबल इज डेल्टा N इंटू डेल्टा N प्लस 1 बाय 2. अभी बच्चे कहेंगे सर यही समझ नहीं आया, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ऑब्जर्व? गाइस उसको ध्यान से समझो. इट विल बी बेटर अगर मैं एग्जांपल ले लूं. एग्जांपल विल बी बेटर. तो गाइस ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, 4 से 1 के बीच में मुझे देखना है कि तुम्हारी कितनी लाइंस ऑब्जर्व करी जा सकती है. तुम्हारा n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 पे जा रहा है. फाइनली कितनी पॉसिबल लाइंस हो सकती है, कितनी पॉसिबल रेडिएशंस कैन बी ऑब्जर्व? हम क्या कहेंगे यार 4 से डायरेक्टली 1 पे चला जाए, 4 से 2 पे चला जाए, 4 से 3 पे चला जाए. हाँ या ना? मतलब 4 से 1 जाने में दीज आर द पॉसिबल सिनेरियोज. 4 से डायरेक्टली 1 पे गया, 4 से 2 पे गया, 4 से 3 पे गया. अब बाई चांस वो 4 से 3 पे गया है. अब तुम्हारे पास पॉसिबल क्या है? 3 से डायरेक्टली 1 या 3 से 2. 2 पे गया है तो पॉसिबिलिटी क्या है? 2 से 1. These are the possibilities that you have when an electron makes a transition from 4 to 1. These are the different possible lines that can be observed. क्या? 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, 3 से 2, 3 से 1 और 2 से 1. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी? टोटल तुम्हारे पास लाइंस ऑब्जर्व्ड आर 3 plus 2 plus 1 6. हाँ या ना? टोटल लाइंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इज 6. फॉर्मूले में डालोगे यही आएगा. 4 minus 1 is 3. 3 into 4 by 2 will give us value as 6. हाँ या ना बच्चों? क्लियर गाइस? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में कोई ये कह देता है, काम की चीज है गाइस, अगर कोई बंदा तुम्हें ये कहता है कि इसमें हमने कोई कंस्ट्रेंट डाल दिया, कंस्ट्रेंट डाल दिया ना गाइस, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. मतलब वो होता नहीं, मैनुअली सॉल्व करो. डोंट ट्राई टू अप्लाई द फॉर्मूला, otherwise you are going to be screwed. फॉर्मूला तब यूज करना गाइस जब तुम्हारे को कोई कंस्ट्रेंट नहीं दे रखा. कंस्ट्रेंट दे रखा है तो प्लीज डू व्हाट, डू द मैनुअल केसेस बना के सॉल्व करो. कैसे? एग्जांपल देता हूं. इलेक्ट्रॉन 4 से 5 से 1 जा रहा है. ओके, इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है? 5 से 1 जा रहा है. बट देयर इज नो बाल्मर सीरीज. बाल्मर सीरीज नहीं है.
देयर इज नो फोटोन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है गाइस? समझ में आ रहा है क्वेश्चन बच्चों? बाल्मर सीरीज में कोई ट्रांजिशन नहीं देखा गया, बाल्मर सीरीज का कोई वेवलेंथ नहीं देखी गई। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हम कहेंगे 5 से 1, 5 से 3, 5 से 4। 5 से 2 क्यों नहीं लिया? बिकॉज दैट इज इन बाल्मर सीरीज। हाँ है ना बच्चों? सिमिलरली तुम देखोगे 4 से 1, 4 से 3, 4 से 2 नहीं लिया। ओके गाइस, 3 से डायरेक्टली 1, राइट? अब तुम कहोगे सर 2 से 1 लेना चाहिए। मैं कहूंगा जब तुम्हारा बाल्मर सीरीज में आया ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन ने 2 पे जंप किया ही नहीं, तो 2 से 1 कैसे ले लोगे तुम? समझ में आया नहीं आया गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 2 पे आया नहीं तो 2 से नीचे जाएगा नहीं, जो कि बच्चे इस केस को स्किप कर जाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? स्किप इन द सेंस दे मेक दिस ट्रांजिशन। समझ में आया नहीं आया गाइस? कि 2 पे नहीं आया, 2 वालों को एलिमिनेट कर देते हैं गाइस। ये वाला केस भी एलिमिनेट होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ हाँ या ना? यस सर। तो दिस इज अ केस जो कि अगर तुम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। ओके, you will miss this and you will get your answer wrong. Okay guys, I think we are done with the basic formula. Now let us go on to something new guys, let us go on to something new. अब आते हैं किस पे? अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी of revolution of electron in nth orbit. Okay guys, we have to find out frequency of revolution of electron in nth orbit. हम कहेंगे यार फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? योर स्पीड बाय डिस्टेंस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? हम कहेंगे स्पीड क्या है? v, डिस्टेंस कवर्ड क्या है? 2 पाई r। हाँ या ना बच्चों? गाइस क्लियर है या नहीं? इट इज बेसिकली 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था तुम्हारा? 2 पाई आर बाय वी। हाँ या ना गाइस? बोलो भाई। जो तुम्हारा टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? इट इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड। तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या आ गया? स्पीड बाय 2 पाई आर। ये तुम निकाल सकते हो अगर तुम्हें nth ऑर्बिट दे रखा है। nth ऑर्बिट इज गिवन, से वी आर गिवन थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट निकालो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट निकालो। फॉर्मूला हमें पता है 2.18 into 10⁶ z by n एंड 0.529 n square by z एंगस्ट्रॉम। यूनिट सेम कर देना गाइस, ठीक है? तो यू कैन ऑब्वियसली फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? हमें क्या चाहिए? वी नीड हाउ फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन z एंड n। हम कहेंगे वेलोसिटी क्या आ गया? z by n। रेडियस क्या हो गया? n square by z। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कैसे डिपेंड करेगा गाइस? z और n पे। इट विल बी बेसिकली z स्क्वायर बाय n क्यूब। दैट इज हाउ इट विल बी डिपेंडेंट ऑन z एंड n गाइस। हो गया नहीं हो गया बच्चों? गाइस क्लियर है यहां तक? बोलो भाई। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, अब आते हैं बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट limitations of Bohr model, या लिमिटेशन के बजाय फेलियर ऑफ Bohr model would be more correct. Failure of Bohr's model. फेलियर में हम क्या कहेंगे बच्चों? यार फेलियर में इट कुड नॉट एक्सप्लेन बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. इट फेल्ड फॉर multiple electron species. Okay guys, second, हमारा it could not explain the splitting of spectral lines in electric field. It could not explain
splitting, इधर ही लिखता हूं, splitting of lines in electric field, जिसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, and splitting of light lines in magnetic field, which is known as Zeeman effect. याद करने की चीज है बच्चों, व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, याद करना है, ओके। और गाइस एक और चीज नहीं बता पाया कि व्हाई एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ठीक है ना, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ये करेक्ट अजम्पशन थी बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट कि व्हाई इज इट सो, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, वेव नेचर ऑफ, गाइस थक तो नहीं गए हो बाय एनी चांस, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेव नेचर ऑफ इन जनरल पार्टिकल्स। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स में क्या देखा गया बच्चों कि कोई भी पार्टिकल है, इट एग्जिबिट्स पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है बच्चों, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों एग्जिबिट करते हैं। तो अ पार्टिकल बिहेविंग एज वेव, बिहेविंग एज वेव को क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल देम मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स, वी कॉल देम मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स। दैट इज व्हाट वी कॉल देम, ओके गाइस। तो गाइस डी ब्रॉगली वेव्स की हम बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है विद अ सर्टेन वेलोसिटी, इट इज बिहेविंग एज अ वेव गाइस, और अगर वेव की तरह बिहेव कर रहा है, इट मस्ट बी हैविंग अ सर्टेन वेवलेंथ, दैट वेवलेंथ इज गिवन बाय द फॉर्मूला h by p, where p is the momentum of that particle, okay guys, momentum of particle, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, h by mv भी लिख सकते हैं, ओके गाइस, दिस इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। हम क्या कहेंगे गाइस, यहां पे ध्यान से देखो, सपोजिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो पार्टिकल बिहेविंग एज वेव, अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कह रखा है इट इज इन थर्ड ऑर्बिट एंड दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो हम क्या कहेंगे, दिस वेवलेंथ इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ गाइस। अगर हमें n इक्वल टू 3 के लिए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी गई है, तो we'll find out velocity of electron in third orbit, we'll put it in the formula and get the de Broglie wavelength guys। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओगे, आ गया, गुड। अब गाइस दिस वाज अ इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो। अब गाइस एक और चीज, इसका एक फॉर्मूला क्या बनता है, अगर हमें एनर्जी दे रखी है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल दे रखी है, देन हाउ डू वी गेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हम कहेंगे mv was momentum, energy is half mv square। अगर तुम यहां से वेलोसिटी निकालते हो, एनर्जी के फॉर्मूले से वेलोसिटी निकालते हो, तो वेलोसिटी विल बी रूट 2e by m। इस वेलोसिटी को यहां पे पुट कर दो, ठीक है ना गाइस, तो हमारा लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, h बाय रूट 2 इंटू एनर्जी इंटू मास ऑफ पार्टिकल। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू बेटर लर्न इट, is the energy of that particle which is moving with velocity v। This is the formula for energy of particle moving with velocity v guys, okay, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस एनर्जी इज योर ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी। तो बाई चांस हमें कोई कहता है कि हमने इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, what is the energy, kinetic energy of electron क्या होगी, charge into potential, so your kinetic energy of electron will be ev। अगर एक इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहा ev is the वोल्ट जिससे एक्सेलरेट किया, तो इंस्टेड ऑफ दैट एनर्जी विल राइट डाउन, it will be wavelength will be h by root 2, this is the kinetic energy of electron into mass of electron guys। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों,
गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ओके, अब गाइस नेक्स्ट चीज हमने कहा, अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन के लिए लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज अ वेव। वेव का मतलब है इट इज बिहेविंग लाइक दिस, हाँ या ना? इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव, मतलब देयर इज नो फिक्स पाथ। फिक्स पाथ का कॉन्सेप्ट खत्म, क्योंकि इट इज बिहेविंग एज अ वेव, हाँ या ना? अगर वेव की तरह बिहेव कर रहा है गाइस, डू यू रियलाइज इट मस्ट बी मेकिंग कुछ वो सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या बना रहा होगा, वेव्स बना रहा होगा। दीज आर द वेव्स दैट इट इज मेकिंग। दिस इज वन वेव, दिस इज योर सेकंड वेव, दिस इज योर थर्ड वेव। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर और नॉट? तो हम क्या कहते हैं, काम की चीज, इन nth ऑर्बिट या nth एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन मेक्स n waves, इलेक्ट्रॉन मेक्स n waves। मतलब अभी जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया था वो कौन से ऑर्बिट का था गाइस? इट वॉज फॉर योर थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि उसने 3 कंप्लीट वेव्स बनाई है, हाँ या ना? सो इट मस्ट बी बिलोंगिंग टू द थर्ड ऑर्बिट। ओके गाइस, द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन द थर्ड ऑर्बिट। अब बच्चों एक और काम की चीज, हमने वेवलेंथ निकाली थी, कैसे? h बाय एम वी। गाइस ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वेवलेंथ निकालने के लिए, लेकिन गाइस ये कैलकुलेशन करनी है। h आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि तुम्हारा क्या आता है 2.18 into 10⁶ Z/m। कैलकुलेशन खराब। हम कहेंगे एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। गाइस डू यू रियलाइज इस फॉर्मूले में अगर तुम ध्यान से देखो वो n वेव्स बना रहा है। कैन वी से दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है बच्चों 2πr, हाँ या ना? सर्कमफ्रेंस क्या है 2πr। कैन इट बी रिटन एज n इंटू वेवलेंथ, हाँ या ना? ये वेवलेंथ ही तो है गाइस, हाँ या ना बच्चों? कैन वी नॉट राइट डाउन 2πr इक्वल टू n लैम्डा? बताओ मुझे गाइस, बोलो, कैन वी नॉट राइट डाउन 2πr इक्वल टू n लैम्डा? This lambda is your de Broglie wavelength of electron, हाँ या ना? Revolving in that orbit। बोलो गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? This is the de Broglie wavelength of electron revolving in nth orbit। ये बड़ा आसान फॉर्मूला है, यहां से वेवलेंथ आसानी से निकल जाएगी। n से डिवाइड करना है, तुम देखोगे r में खुद क्या आता है, इट इज 2 पाई। r को हम क्या लिखते हैं 0.529 n स्क्वायर बाय z इज इक्वल टू एन लैम्डा। तुम रियलाइज करोगे ये तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला आ गया वेवलेंथ का। इट इज सिंपली 2 पाई इंटू 0.529 n बाय z। समझे या नहीं समझे गाइस? नाउ दिस इज अ इजी वे टू कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, हाँ या ना? गाइस ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? यस सर। गुड। अब आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। दैट इज द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके गाइस, बच्चों ये क्या कहता है? पहली चीज ये तुम्हारा इट इज मोस्टली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके गाइस, सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए हम क्या कहते हैं कि उसका पोजीशन और उसका x इज द पोजीशन and the momentum of a subatomic particle cannot be accurately determined simultaneously। Simultaneously का मतलब at the same time you cannot accurately determine the position and momentum of a subatomic particle। तो हम क्या कहते हैं, let the uncertainty in position be delta x, let the uncertainty in momentum be delta p, इसकी वैल्यू is always greater than h by 4 pi। Delta x is the uncertainty in position, delta p is the uncertainty in momentum, इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। और अगर हमें इसको लेट अस से डेल्टा x या डेल्टा p की वैल्यू निकालनी होती है तो इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू हम सिर्फ क्या लगा देते हैं, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? गुड। और डेल्टा p इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम,
which can be written as delta of mv. हम कहेंगे mass of subatomic particle, mass तो fixed होता है, so it can also be written as mass into uncertainty in velocity. Uncertainty in position can, momentum can be written as mass into uncertainty in velocity, guys. समझ में आया या नहीं आया? Guys, is this clear or not? बताओ मुझे. Yes. Yes. Good. इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे when we are solving the questions, and the questions will be discussed in next class, guys. किसी बच्चों को डाउट है तो भी पूछ सकते हैं.